बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का है वो मार्च 9 से लेकर के मार्च 11 तक पूसा परिसर में आयोजित किया जाएगा और मेले का उद्घाटन दिन में 2 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया जाएगा। सभी का किसानों की डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर AK सिंह जी, जो एक जेनेटिक्स में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस मेले में जो इस साल हो रहा है और जो पहले हुआ, उनमें क्या फ़र्क है? ऐसा है कि इस बार का जो किसान मेला है वो 5 मुख्य विषयों के ऊपर केंद्रित है, जिसमें आमतौर पे पहले इतनी सघन चर्चा नहीं करते थे, थोड़ी बहुत चर्चा करते थे। पहला विषय होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर का, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सारी नई विधाओं का किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, एग्री स्टार्टअप और FPOs, इनका हम किस प्रकार से निर्माण करके और उसका संगठित करके किसानों को उत्पादन में, विपणन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिल सके और इससे संबंधित जितने हितधारक होंगे उनकी चर्चा की जाएगी। तीसरी बात, हम चर्चा करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। ये एक नया विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे तकनीकी क्षेत्रों में और इसके साथ ही साथ इससे संबंधित जो है प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। चौथा, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैविक खेती का, तो जैविक खेती के ऊपर एक सत्र आयोजित किया जाएगा और जैविक किसान जितने हैं उनको हमने बुलाया है। जैविक के ऊपर भी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। और 5वां हमारा मुख्य विषय चर्चा का होगा वो एग्री एक्सपोर्ट को किस प्रकार से हम बढ़ाएं, कृषि निर्यात बढ़ाएं, क्योंकि कृषि निर्यात अगर हमारा बढ़ेगा तो वो सीधे सीधे किसानों की आमदनी से जुड़ेगा और निर्यात उपयुक्त जो उत्पाद हैं वो किसान पैदा करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सर, हमें पता चला है कि आप धान की किस्मों के बारे में आप एक स्पेशलाइजेशन है आपका, तो इस साल कौन सी किस्में हैं और उनमें ऐसा क्या खासियत है और क्या वो पूरे पैन इंडिया के लिए है या फिर वो कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए ही? जैसा कि हम जानते हैं, बासमती की 3 प्रमुख किस्में हैं जो कुल मिलाकर के करीब 90-95% कुल बासमती उत्पादन का और रकबे का हिस्सा बनाती हैं, जिसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1401 शामिल हैं। ये तीनों किस्में पत्ती के झुलसा रोग और झोंका रोग के लिए संवेदनशील हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है इनमें और किसानों को कई बार दवा छिड़काव करना पड़ता है। दवा छिड़कने के कारण, दवा का अवशेष होने के कारण कई बार चावल हमारा जब बाहर जाता है तो हमारी खेप को निरस्त कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी समय से इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन किस्मों को रोगरोधी बनाया जाए। तो इस वर्ष हमने 3 नई किस्में लेकर के आए हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। ये तीनों किस्में 1509, 1121 और 1401 का सुधार करके बनाई गई हैं। इनमें झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है, दवा छिड़कने की आवश्यकता इन बीमारियों के लिए नहीं होगी, जिससे किसानों का खर्चा कम होगा और जो चावल उत्पादित होगा उसमें किसी तरह का अवशेष नहीं होगा। तो ये हमारा मुख्य इस बार का आकर्षण रहेगा। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं, किसान जो हम स्पेसिफिक करें तो, कि जो नमकीन, जो जैसे अगर पानी होता है, उनके लिए ये किस्में प्रतिरोधक रहेंगी या फिर नमकीन पानी के लिए कुछ और अलग किस्में हैं? आम तौर पे देखिए, बासमती की खेती जो होती है, ऐसा एक प्रश्न आपने पहले सवाल में किया था कि क्या इन किस्मों की खेती पूरे भारत में की जा सकती है या किसी निर्धारित क्षेत्र में की जा सकती है। तो इस संदर्भ में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि बासमती का संरक्षण जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम भौगोलिक रेखांकन कहते हैं, उसके अंतर्गत किया गया है और इसमें हमारे देश के 7 राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले एवं उत्तराखंड आते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में ही बासमती की खेती की जा सकती है। इससे बाहर बासमती की खेती अगर कोई करता है तो उस उत्पाद को बासमती के नाम से नहीं बेच सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें इन क्षेत्रों के लिए ही इनकी संस्तुति की गई है।
जहाँ तक बात आपने खारे पानी की तो इस करीब 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बासमती की खेती होती है। इसमें खारे पानी से प्रभावित कुछ सीमित इलाका है हरियाणा में, और उस क्षेत्र में एक किस्म सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो है उसके द्वारा विकसित है CSR 30। तो जिन किसानों के यहाँ खारे पानी की समस्या है, लवणीय मृदा है, वो अपने खेत में CSR 30 उगा सकते हैं। जिन किस्मों की मैंने चर्चा की उनके अंदर लवणीय मृदा में होने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लगा सकते हैं। और आम तौर पे जहाँ पे नहरी सिंचाई है वहाँ पे ये समस्या नहीं है, खासकर कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ज़मीन में पानी खारापन है और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वहाँ पे समस्या आती है। सर, एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे आपने अभी किस्मों के बारे में जिक्र किया, लेकिन इनको बाज़ार तक पहुंचने में और किसानों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये फिर, और उतने में ही कोई और नई किस्म भी जब तक आ जाती है कि आप कोई नई किस्म विकसित भी हो जाती है, तो फिर उस समय को कैसे आप देखेंगे कि किसानों को एक नई किस्म के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब दूसरी जो पहली साल की किस्म थी वही अभी तक बाज़ार तक उन तक नहीं पहुँच पाई है? नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हमारी किस्म जो है 2021 में विमोचित हुई है, पिछले वर्ष ही हुई है। और इस वर्ष हमारा पूरा प्रयास है कि हम 1-1 किलो की पैकिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, हर किसान जो मेले में आएगा उसको हम 1-1 किलो की पैकिंग में नई किस्मों का बीज उपलब्ध करवाएंगे, ताकि वो ले जा करके पुरानी किस्म के साथ लगा करके इसकी खुद मूल्यांकन कर सकें और देख सकें कि इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं। और उससे जो बीज बनेगा 1 किलो से करीब करीब जो है 400-500 किलोग्राम बीज बन जाएगा। 400 गुना बीज बन जाता है इसके अंदर, धान के अंदर। तो वो बीज इतना पर्याप्त होगा कि अगले साल वो जितने रकबे में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो हमारा प्रयास प्रसार का यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सीमित मात्रा में बीज दे करके हम पहुँचें। इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र की जो कंपनीज हैं जो बीज उत्पादन का कार्य करती हैं उनके साथ भी हम अनुबंध करेंगे और वो भी बीज उत्पादित करके किसानों तक पहुँचाएंगी। तो हमारे समझ से इतना बड़ा गैप जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, और एक किस्म को आने में कम से कम 12 वर्ष का समय लग जाता है नई किस्म को आने का। अब जैसे हम बताएं, हमारी 1121 जो है वो 2003 में रिलीज हुई थी। उसके बाद जो है 2007 में फिर नई किस्में आई 1401 और 1460। फिर इसके बाद 2013 में 1509 आई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ब्रीडिंग की मॉडर्न होती जा रही है उसमें थोड़ा सा हम इस गति को और बढ़ा रहे हैं, और जो अंतराल है उसको हम कम कर रहे हैं, ताकि जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हम उनका ध्यान देते हुए उनको समाधान का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मॉडल प्लान बनाए कि अब जैसे हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं कि जैसे बीज उत्पादन ही है, तो किसान खुद ही अगर वो बीज बना पाए और खुद ही वो उसका उत्पादन कर पाए, चाहे वो देसी हो, संरक्षित हो, लेकिन वो खुद उत्पादन के लिए ऐसा कोई मॉडल हो जो आप बता पाएँ? देखिए, पूसा संस्थान जो इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और हमारा एक कार्यक्रम है जिसको हम कृषक सहभागिता बीज उत्पादन बोलते हैं, फार्मर्स पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। हमारी जितनी नई किस्में आती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पूसा संस्थान में जो खेती योग्य ज़मीन है, बाकी रेजिडेंशियल एरिया है, करीब 400-500 एकड़ में है, तो उसमें हम शोध का कार्य करते हैं। बीज उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बहुत सारे किसानों को चयनित किया है और उनको हम ब्रीडर सीड देते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी एम्पावर करते हैं। किसानों के यहाँ जा कर के हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं, और किसान बीज पैदा करता है हमारे लिए भी, और किसान से फिर बीज हम खरीद करके ले करके आते हैं। और उसमें अंतर इतना होता है कि अगर हम बासमती की बात करें तो जितने में हम बीज बेचते हैं उसका 65% हिस्सा जो किसान उत्पादन करता है बीज का उसको वापस जाता है। अगर 100 रुपये किलो बीज बिक रहा है तो 65 रुपये उस किसान को जाता है जो बीज उत्पादन का काम करता है। जबकि बाज़ार में वही बासमती चावल बेचने के लिए किसान जाएगा तो बढ़िया से बढ़िया उसको अगर रेट अगर मिला तो वो 32 रुपये 33 रुपये किलो का मिलेगा, जबकि यहाँ पे हम 65 रुपये उसको देते हैं। लेकिन सारा काम जो है हमारी देख रेख में होता है, गुणवत्ता पूरी तरह से उसकी बरकरार रखी जाती है। बस मेरा इसमें आखिरी सवाल होगा मेले से जुड़ा हुई कि जो एफपीओ और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, तो क्या वो हमें धान और इसमें भी कुछ देखने को मिलेंगे या फिर वो सिर्फ टेक्निकल और अलग एस्पेक्ट्स पे होंगे? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो एग्री स्टार्टअप हो गए जो कि टेक्नोलॉजी एम्पावर करें किसानों को। दूसरी चीज़ हमने बताई एफपीओ जो है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारा सम्मेलन होगा उसमें मुख्य रूप से चर्चा इसी बात के ऊपर होगी कि किस प्रकार से हम किसानों को संगठित करें, इकट्ठा करें और एफपीओ बना करके उनको बीज से लेकर बाजार तक जोड़ने का काम करें। तो दोनों चीज़ों को इसमें दिया जाएगा ध्यान इसके ऊपर।
सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हम इसी पे ही अब आपसे मुलाकात होगी हमारी पूसा कृषि विज्ञान मेले में, जहाँ पे हम देखेंगे जो सर ने हमारे साथ 5 पॉइंट मुख्य आकर्षण रखे हैं, तो वो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।